वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे अमान। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम अपने चैप्टर नर्वस कोऑर्डिनेशन को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो उन तमाम स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है जो अपने 12th बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो अपने एमडी कैट टेस्ट की या किसी भी इंट्री लेवल टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर में मैं आपको तमाम टॉपिक समझाऊंगी, कॉन्साइज लेक्चर दूंगी कि आप उसे आसानी से रिवीजन कर सके। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसा कि हमने नाम लिया, हमारा चैप्टर है नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन आपने पढ़ा होगा, इन डिटेल समझा होगा। हम इसे रिवाइज करेंगे और इसके टॉपिक को कॉन्साइज तरीके से समझेंगे। सही है। नर्वस कोऑर्डिनेशन बेसिकली होता क्या है स्टूडेंट, अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें, so the nervous coordination is the process in which the nervous system control and regulate the body activities. नर्वस कोऑर्डिनेशन एक अमल है, एक प्रोसेस है। जैसे हमारी बॉडी में सर्कुलेशन का अमल होता है, प्रोसेस होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, डाइजेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होते हैं। बिल्कुल उसी तरह स्टूडेंट हमारी बॉडी के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन का भी प्रोसेस हो रहा होता है। नर्वस कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस किस तरीके का प्रोसेस है? बेसिकली इसके अंदर जो हमारे नर्वस सिस्टम है, हमारा न्यूरॉन्स है, वो वर्क कर रहा होता है। वो सिग्नल्स को, इम्पल्सेस को इन्वायरमेंट से लेके बॉडी को उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करवाता है। ठीक है, एक्शन जनरेट करवाता है ताकि क्या हो सके, बैलेंस मेंटेन हो सके। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद जो नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल करेंगे, रेगुलेट करेंगे बॉडी की एक्टिविटी को। इस पूरे अमल को, पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे नर्वस कोऑर्डिनेशन। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, इट हेल्प्स द बॉडी रिस्पॉन्स क्विकली टू चेंज इन एनवायरनमेंट एंड मेंटेन द बैलेंस। अब ये क्यों होगा? इसलिए ताकि हमारी बॉडी क्विकली क्या कर सके, रिस्पॉन्स कर सके, अपने एक्शन को, अपने मूवमेंट को चेंज कर सके अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से। ठीक है स्टूडेंट, अब मिसाल के तौर में आपको कोई आवाज देता है, आपको आवाज आती है, तो आप उस हिसाब से क्या करते हो, रिएक्शन देते हो, उस हिसाब से एक्शन करते हो, आपकी बॉडी उस हिसाब से रिस्पॉन्स जनरेट करती है। तो वो इन्वायरमेंट में बाहर किसी ने आपको आवाज दी, ठीक है, पर वो आवाज आपके सेंसरी ऑर्गन से आपकी पूरी बॉडी तक गई। सही है स्टूडेंट, फिर उस आवाज की वजह से आपने अपना रिस्पॉन्स जनरेट किया, एक्शन दिया। तो ये सारी चीजें जो हो रही है, ये इसको ही हम नर्वस कोऑर्डिनेशन कह रहे हैं और ये हमारे नर्वस सिस्टम की मदद से हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, आगे लिखा है स्टेप्स इन्वॉल्व इन नर्वस कोऑर्डिनेशन। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म करने के लिए वो कौन कौन से स्टेप हैं जो कि इसमें शामिल होते हैं? सबसे पहले रिसेप्शन। रिसेप्शन यानी कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, रिसेप्टर्स यानी कि हमारे कुछ सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, मैसेजेस को, स्टिमुलस को लेकर आते हैं। डिटेक्ट अ स्टिमुलस। अब स्टिमुलस क्या है स्टूडेंट? स्टिमुलस यानी हमारी इन्वायरमेंट में जो चीजें हो रही हैं उसका मैसेज हमारी बॉडी तक लेकर आना, यानी उस पैगाम रसाई को करना, हमारी बॉडी तक उस सिग्नल को लेकर आना। यहाँ पर हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं स्टिमुलस का। अब ये जो स्टिमुलस है ये डिटेक्ट किसके जरिए से होंगे, यानी इन स्टिमुलस का पता कैसे चलेगा हमारी बॉडी को? हमारे सेंसेस ऑर्गन की मदद से, जैसे हमारे नोज, हमारी आईज, हमारा लिप, ठीक है, टंग, इसके अलावा हमारे जो एयर है। ना सिर्फ ये बल्कि हमारे कुछ बॉडी के अंदर ग्लैंड्स हैं, मसल्स हैं, ये सब हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं। ये सेंसेस ऑर्गन डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलस को, इन्वायरमेंट में मौजूद सिग्नल्स को, इम्पल्सेस को। फिर क्या होगा, रिसेप्टर्स इनको लेकर आएंगे। ठीक है, तो पहला अमल जो होगा, पहली जो चीज, स्टेप जो होगा वो रिसेप्शन का होगा, यानी रिसेप्टर इस ऑर्गन की मदद से डिटेक्ट करेंगे स्टिमुलस को, बाहर इन्वायरमेंट में जो हो रहा है उस पैगाम को, उस मैसेज को हमारी बॉडी तक लेकर आएंगे। ठीक है, दूसरा जो स्टेप होगा स्टूडेंट, दैट इज ट्रांसमिशन। अब रिसेप्टर्स तो आ गए, अब क्या होगा, ये ट्रांसमिट होगा, आगे ट्रांसफर होगा। नर्व इम्पल्सेस, यानी जो मैसेज आया है, जो सिग्नल आया है, उसे हम कहेंगे नर्व इम्पल्सेस। अब वो नर्व इम्पल्सेस क्या होंगे, ट्रेवल होंगे टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ट्रेवल करेंगे हमारे ब्रेन तक और स्पाइनल कॉर्ड तक। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम है ये हम फर्दर पढ़ेंगे। सही है,
इस स्टेप में सबसे पहले क्या होगा, रिसेप्शन यानी रिसेप्टर्स अपने सेंसेस ऑर्गन की मदद से स्टिमुलस को डिटेक्ट करेंगे। देन उसके बाद ट्रांसमिशन के लिए यानी एक नर्व से एक जगह से दूसरी जगह उस पैगाम को, उस सिग्नल को भेजने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए ट्रेवल करवाएंगे, ठीक है, नर्व इंपल्सेस को। देन ब्रेन से लेके स्पाइनल कॉर्ड तक वो ट्रेवल करेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें थर्ड स्टेप तो वो हमारे पास है प्रोसेसिंग। नाउ हमारे ब्रेन तक और हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक जब वो मैसेज जाएगा, वो इंपल्सेस जाएगा, तो फिर प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। कौन सा प्रोसीजर, द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंटरप्ट द इम्पल्स। अब हमारा जो इम्पल्स था, जो मैसेज था, सिग्नल था, वो ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच चुका है, ठीक है। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या करेंगे, उसको मजीद फर्दर भेजेंगे, ठीक है। नाउ फोर्थ स्टेप हमारे पास है रिस्पॉन्स, यानी सिग्नल्स जो है ना वो सेंट होंगे मसल्स और ग्लैंड तक, और फिर हमारी बॉडी रिएक्शन करेगी, हमारी बॉडी एक्शन जो है वो जनरेट करेगी, ठीक है। हमारे मसल्स और ग्लैंड क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, ठीक है। अब इन सारे स्टेप को अगर हम डेली लाइफ एग्जांपल से समझे तो मिसाल के तौर पे अगर आपका हाथ किसी गर्म चीज के ऊपर पड़ता है तो आपकी बॉडी क्या करती है, अपने आप को बचाने के लिए फौरन पीछे होती है, एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है, ठीक है। इसी रिस्पॉन्स को, ये जो क्विक रिस्पॉन्स और रिएक्शन जनरेट हो रहा है, इसी को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसको हम फर्दर पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन को। नाउ इन सारे स्टेप्स को समझने के लिए अगर हम इस एग्जाम्पल को कंसिडर करें तो फॉर एग्जाम्पल आपने किसी गर्म चीज पे हाथ रखा या आपकी बॉडी किसी गर्म चीज से टच हुई, ठीक है, कोई ऐसा इवेंट हुआ जो आपकी बॉडी को सेफ नहीं लगा, तो आपकी बॉडी अपने आप को बचाएगी, ठीक है। तो उसके बिहाइंड जो चीजें होंगी वो ये सारी होंगी। सबसे पहले जब आपकी बॉडी, आपका हाथ किसी गर्म चीज से लगा तो सबसे पहले रिसेप्टर यानी आपकी स्किन, जो आपका सेंस ऑर्गन है, स्किन भी एक सेंस ऑर्गन है, आपकी स्किन ने आपकी बॉडी को मैसेज दिया, ठीक है, वो स्टिमुलस लेकर आएगा। देन स्टिमुलस किसको डिटेक्ट कौन करेगा, स्टिमुलस को आपकी स्किन, क्योंकि आपका हाथ गर्म चीज पे लगा है तो आपकी स्किन डिटेक्ट करेगी कि ये आपके लिए सेफ नहीं है। आप फौरन अपना हाथ हटाते हो, फौरन अपनी बॉडी पीछे करते हो, वहां से हटते हो। तो ये जो है बेसिकली फिर रिसेप्टर ट्रांसमिट करेंगे इस मैसेज को आगे तक, ब्रेन तक लेके जाएगा, ब्रेन को ये सिग्नल देगा, मैसेज देगा कि ये हार्मफुल है, ठीक है, ये आपके लिए सेफ नहीं है। तो फिर ब्रेन क्या करेगा, आपके मसल्स और ग्लैंड पे वो मैसेज भेजेगा। देन आपके मसल मूव करेंगे, ग्लैंड्स मूव करेंगे, फिर आप अपनी बॉडी को, अपने पोजीशन को चेंज करते हो, ठीक है। तो ये काम बहुत कम ही टाइम में फौरन होगा, ठीक है। एक रिस्पॉन्स जनरेट होगा, ठीक है, एक एक्शन जनरेट होगा, अपनी बॉडी को सेफ करेगा, ठीक है। तो उसके पीछे जो सारे प्रोसेस हो रहे, अमल हो रहे, वो इन सारे स्टेप से गुजर कर हो रहे हैं। इसी को हम कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। और ये नर्वस कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करने वाला जो हमारी बॉडी में सिस्टम है उसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट, असहाबी निजाम, सही है ना। तो ये आपको समझ आ गया ये स्टेप किस तरीके से जनरेट हो रहे हैं और क्यों जनरेट हो रहे हैं, ताकि बॉडी अपने आप को सेफ करे, एक बैलेंस को मेंटेन करे, सही है। इसके अलावा स्टूडेंट हम बात जिस रिसेप्टर्स की कर रहे थे, वो रिसेप्टर्स एज अ ट्रांसड्यूसर भी इस्तेमाल होते हैं, यानी रिसेप्टर्स जो कि एक स्पेशल सेल होते हैं, ये क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं चेंज को, इन्वायरमेंट में आने वाले चेंज को बताते हैं, बॉडी के अंदर आने वाले चेंज को डिटेक्ट करते हैं, यानी जिसे हम स्टिमुली कह रहे हैं, एंड कन्वर्ट देम इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और फिर उन्हें सिग्नल्स में तब्दील करते हैं, यानी नर्व इंपल्सेस में। तो बेसिकली ये नर्व इंपल्सेस, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन्वायरमेंट में मौजूद नहीं होते, इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रही है, इन्वायरमेंट में जो स्टिमुलस मौजूद है, उससे हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, नर्व इंपल्सेस में, ठीक है स्टूडेंट। देन वो नर्व इंपल्सेस ट्रेवल करेगा न्यूरॉन्स की मदद से, ठीक है। न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन सेल है, ठीक है, जो कि नर्वस सिस्टम जो है उस सेल से मबनी है, वो नर्वस सिस्टम को वो सेल ही मिलके बना रहे हैं, यानी बहुत सारे न्यूरॉन से मिलके हमारा नर्वस सिस्टम बन रहा है, सही। देन वो नर्व इंपल्सेस ट्रेवल करेंगे एक न्यूरॉन से दूसरे में, तीसरे में, बहुत सारे न्यूरॉन्स में, और इस तरह हमारी बॉडी क्या करेगी स्टूडेंट, रिस्पॉन्स जनरेट करेगी, ठीक है। नाउ इसके अलावा स्टूडेंट आगे लिखा हुआ है इफेक्टर्स। अच्छा, रिसेप्टर की एक और एग्जांपल लिखी है, द आई चेंज लाइट इनटू नर्व सिग्नल।
अब एग्जाम्पल के तौर पे हमारी आंखें जो लाइट को देख रही है तो बजाहिर ये बाहर तो लाइट को ऑब्जर्व कर रही है, लेकिन इंटरनली यही लाइट सिग्नल्स की सूरत में तब्दील हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, नाउ इफेक्टर्स की अगर हम बात करें तो इफेक्टर्स बेसिकली ऑर्गन्स हैं, ठीक है, मसल्स और हमारे ग्लैंड्स मौजूद हैं, इसी को हम इफेक्टर्स कह रहे हैं, दैट रिस्पॉन्ड टू नर्व सिग्नल। अब ये क्या करेंगे, जब रिसेप्टर्स स्टिमुलस को, उस चेंज को नर्व इंपल्स की शक्ल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की शक्ल में तब्दील करेगा, तो उस बॉडी के अंदर आने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इफेक्टर पकड़ेंगे। ठीक है, इफेक्टर उसको क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करवाएंगे फर्दर। सही है। नाउ अब मसल्स और ग्लैंड ये दोनों हमारे पास इफेक्टर्स की सूरत में है। हमारी बॉडी के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल या नर्व इंपल्स आएगा तो हमारे मसल्स और ग्लैंड बेसिकली उसे पकड़ेंगे। अब मसल्स कहाँ यूज होंगे और हमारे ग्लैंड कहाँ यूज होंगे एज अ इफेक्टर, तो जब भी हमारी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट कराना हो, मूवमेंट देनी हो, जैसे जब गर्म लगा था हमने फौरन मूव किया था, तो यहाँ पर जो इफेक्टर था वो कौन सा था, मसल्स था। ठीक है। नाउ इसके अलावा अगर हम ग्लैंड की बात करें, ग्लैंड रिलीज करते हैं हार्मोन्स को और अदर सब्सटेंस को। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर कोई सिग्नल आया और फिर उसके बाद बॉडी के अंदर ही चेंज करने लगा, तो वहां पर मजीद कुछ हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए, ताकि वो उसके इफेक्टर जो है उसे पकड़े और उसको चेंज करे अपनी बॉडी में। ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना जनरेट हो, एक रिस्पॉन्स जनरेट हो। सही है। तो बेसिकली वहां पर ग्लैंड्स की जरूरत होगी। तो जब बॉडी के अंदर कोई चेंजेस आ रही हो सिग्नल्स की वजह से, बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज करने हो या कोई ग्लैंड मजीद रिलीज करना हो, कोई अदर सब्सटेंस, तो वहां पर ग्लैंड एज अ इफेक्टर काम करेगा। सही। और अगर हमारी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करना हो या हमारी बॉडी को मूवमेंट देनी हो उस सिग्नल्स के लिए, उस इम्पल्सेस के लिए, तो बेसिकली हमारे मसल्स जो है वो एज अ इफेक्टर काम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको समझ आ गया इंट्रोडक्शन की नर्वस कोऑर्डिनेशन है क्या। नर्वस कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है, एक अमल है, नॉर्मल प्रोसेस है, हमारी बॉडी का हिस्सा है। जैसे हमारी बॉडी में सर्कुलेशन हो रही है, जैसे हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन हो रही है, डाइजेशन हो रही है, इरिटेबिलिटी हो रही है, बिल्कुल उसी तरह हमारी बॉडी के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन का अमल भी हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट। अगर हमारी बॉडी में नर्वस कोऑर्डिनेशन ना हो या इस तरीके का कोई अमल ही ना हो तो बॉडी पैरालाइज हो जाएगी, यानी बॉडी में तो कुछ बचा ही नहीं। तो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स जनरेट करना, हमारी बॉडी का एक्शन दिखाना, बताना, बॉडी का रिस्पॉन्स करना किसी डिफरेंट बिहेवियर्स के ऊपर, चेंजेस के ऊपर, तो ये सारी जो है वो इसी नर्वस कोऑर्डिनेशन की मदद से हो रही है। ठीक है। नर्वस कोऑर्डिनेशन होते किस तरह है, नर्वस सिस्टम्स के जरिए होते हैं, यानी हमारे असाबी निजाम के जरिए होते हैं। हमारी बॉडी में जो नर्व्स मौजूद है, हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन्स मौजूद है, वो क्या करते हैं, इन सिग्नल्स के साथ, इन चेंजेस के साथ डील कर रहे होते हैं, ताकि हमारी बॉडी उस हिसाब से रिस्पॉन्स को जनरेट कर सके। ठीक है स्टूडेंट। तो ये था इंट्रोडक्शन। इसमें हमने कुछ स्टेप्स को पढ़ा कि नर्वस सिस्टम यानी नर्वस कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होगा। सबसे पहले रिसेप्टर्स यानी कि बेसिकली सिग्नल्स को, या हमारे पास जो स्टिमुलस, जो चेंज है एनवायरनमेंट, इसको डिटेक्ट किया जाएगा। डिटेक्ट सेंस ऑर्गन्स की मदद से होगा। देन उस स्टिमुलस को कन्वर्ट करेंगे रिसेप्टर्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल और नर्व इंपल्स को फिर इफेक्टर्स डील करेंगे, इफेक्टर्स उनको लेंगे। ठीक है। मसल्स और ग्लैंड हमारे ग्रेजुअली क्या है, हमारे इफेक्टर्स हैं, ये इनको क्या करेंगे, पकड़ेंगे और फिर उस हिसाब से बॉडी अपना रिस्पांस जनरेट करेगी। ठीक है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट अब हम समझते हैं न्यूरॉन्स को। अगर हम बात करें स्टूडेंट न्यूरॉन्स की, सो द न्यूरॉन आर बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स क्या है, बेसिक यूनिट है। जिस तरीके से सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, हमारे पास जो सेल है वो बेसिक यूनिट है लाइफ की, क्योंकि अगर सेल होंगे तो सेल से मिलके टिश्यू बनेगा, ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा और पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार होगा। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जब न्यूरॉन्स मिलते हैं तो फिर वो किसको बनाते हैं, पूरे नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। ठीक है। तो न्यूरॉन्स का एक पूरा स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से सेल का पूरा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। न्यूरॉन्स की टाइप है, ठीक है, जिस तरह डिफरेंट सेल्स की टाइप होती है हमारी बॉडी में, तो इस तरह न्यूरॉन्स की भी टाइप्स भी होती है। ठीक है। नाउ स्टूडेंट जिस तरह हमारे पास सेल के अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं,
इसी तरीके से हमारे पास न्यूरॉन्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, बॉडी पार्ट है, बॉडी सेल है, उनके कुछ मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो न्यूरॉन एक सेल की तरह ही है, न्यूरॉन एक बेसिक यूनिट है किसकी, नर्वस सिस्टम की, सेल की तरह है, सेल नहीं है, न्यूरॉन पूरा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है स्टूडेंट। इसी न्यूरॉन से मिलके पूरा नर्वस सिस्टम बना है, सही। नाउ दे कैरी मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। नाउ अब जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन रहे थे, यानी जो रिसेप्टर क्या कर रहे थे स्टूडेंट, कन्वर्ट कर रहे थे, और फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ आ रहे थे, इफेक्टर्स के पास। देन समटाइम न्यूरॉन्स भी उसे क्या करते हैं, कैरी करते हैं, समटाइम्स इफेक्टर्स की मदद से कैरी करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली न्यूरॉन क्या करेगा, कैरी करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, और न्यूरॉन है क्या, न्यूरॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, राइट। नाउ स्टूडेंट अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स की, तो न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, न्यूरॉन हैव 3 मेन पार्ट, न्यूरॉन्स के 3 सबसे अहम हिस्से होते हैं, पार्ट होते हैं। न्यूरॉन का पहला पार्ट जिसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं, डेंड्राइट्स का मतलब ब्रांचेस भी होता है, ठीक है। डेंड्राइट्स बेसिकली शाखानुमा होता है इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट। डेंड्राइट्स किस तरीके के होते हैं, इस तरीके के होते हैं, ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से डेंड्राइट्स मौजूद होते हैं, सही है। डेंड्राइट्स क्या करते हैं, रिसीव करते हैं सिग्नल्स को, क्योंकि डेंड्राइट्स इस तरीके से शाखानुमा इसका स्ट्रक्चर है, तो ये काफी ज्यादा सरफेस एरिया को घेर के रखता है, और फिर उनमें उस सरफेस एरिया में आने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिसीव करता है, ठीक है स्टूडेंट। तो डेंड्राइट्स क्या करेंगे, रिसीव करेंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। नाउ सेल बॉडी, बेसिकली हमारे पास जो मेन स्ट्रक्चर है ना न्यूरॉन का, दैट इज सेल बॉडी। सेल बॉडी को हम सोमा भी कहते हैं, ठीक है। ये सेल बॉडी मौजूद होती है यहाँ पर, इस तरीके से हमारे पास मेन स्ट्रक्चर होता है सेल बॉडी का, ठीक है, ऐसा, ठीक है, यहीं पे बना देते हैं। ये देखें, ये हमारे पास होता है, इसके अंदर मौजूद होता है न्यूक्लियस और बाकी कुछ सेल, और इसी के सेल बॉडी के साथ अटैच होता है हमारे पास इस तरीके से हमारे डेंड्राइट्स, राइट। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया किसका, सोमा का, यानी सेल बॉडी का। इसके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद है, जो कि सारी इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। ना सेल बॉडी क्या करते हैं, ये प्रोसेस करते हैं सिग्नल्स को जनरेट करने की, यानी कि हमारे पास जो स्टेप था, सबसे पहला रिसेप्शन, यानी रिसेप्टर से सिग्नल लिया जाएगा, सिग्नल को रिसेप्टर कन्वर्ट करेंगे इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, देन इफेक्टर्स की मदद से, यानी मसल्स और ग्लैंड्स की मदद से हमारे पास डेंड्राइट्स जो कि सरफेस एरिया को घेरे हुए होंगे, वो इस सिग्नल्स को रिसीव करेंगे, राइट ना। सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, यहाँ पर फर्दर प्रोसीजर होगा और ये सिग्नल प्रोसेस होंगे, ठीक है। देन उसके अलावा हमारे पास एक और स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन में, दैट इज एक्सोन। एक्सोन बेसिकली किस तरीके का स्ट्रक्चर है, हम यहीं पे बनाते हैं। एक्सोन इस तरीके से लॉन्ग चेन वाला एक स्ट्रक्चर होता है, राइट, इस तरीके से, ठीक है, एक लॉन्ग चेन वाला स्ट्रक्चर। कुछ एक्सोन के दरमियान में इस तरीके से गैप्स भी होते हैं, सही। ये गैप जो होते हैं ना, ये सिग्नल्स की रसाई में मदद देते हैं, ठीक है, सिग्नल्स की रसाई में मदद देते हैं, सिग्नल्स जल्दी जल्दी ट्रैवल करते हैं, ठीक है। और अगर ये गैप ना हो तो फिर क्या होगा स्टूडेंट, हमारे पास वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, ठीक है। तो कुछ बेसिकली एक्सोन ऐसे होते हैं जिनमें ये गैप्स होते हैं, यानी ये माइलेटेड शीट है, बेसिकली ये जो गैप है दरमियान में माइलेटेड शीट है, ठीक है। तो कुछ माइलेटेड एक्सोन होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन माइलेटेड होते हैं, यानी जिनमें शीट्स मौजूद नहीं होती, सही, कुछ में होते हैं कुछ में नहीं होते, राइट ना। एक्सोन क्या करेगा, इसका मेन फंक्शन क्या है, एक्सोन सेंड करेगा सिग्नल्स को टू अदर न्यूरॉन और इफेक्टर्स। अब एक्सोन आगे इर्द गिर्द मौजूद इस तरीके के मजीद जो न्यूरॉन्स हो गए उनको मैसेज फराहम करेगा, सेंड करेगा, और कुछ इफेक्टर्स को, यानी कुछ मसल्स को और कुछ ग्लैंड को भी मैसेज क्या करेगा, फराहम करेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो एक जगह से दूसरी जगह जो मैसेजेस की ट्रांसमिशन होगी वो एक्सोन की मदद से होगी, राइट ना। इसके अलावा अगर हम इसके टाइप्स को पढ़ें, अच्छा, एक्सोन की बॉडी के अंदर, ये एक्सोन है, इसका स्ट्रक्चर है, इसकी बॉडी में मेम्ब्रेन की भी लेयर होती है, ठीक है, एक्सोन का मेम्ब्रेन भी होता है, इस तरह सोमा का भी अपना मेम्ब्रेन होता है, ठीक है स्टूडेंट ना। अब अगर हम बात करें टाइप ऑफ न्यूरॉन्स की, तो यहाँ पर कुछ टाइप है, जैसे सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन कैरी करते हैं मैसेजेस को फ्रॉम रिसेप्टर्स।
रिसेप्टर से मैसेज को लेते हैं सेंसरी न्यूरॉन और फिर क्या करते हैं, ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड, यानी हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक भेजते हैं। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अच्छा, नर्वस सिस्टम की अगर हम क्लासिफिकेशन को देखें तो नर्वस सिस्टम जो है, नर्वस कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम दो तरीके से बेसिकली क्लासिफाई होता है, एक सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस यानी जिसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, राइट, और पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी हमारी बॉडी का पूरा जो नर्वस सिस्टम है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के, ऑल आर पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, राइट। इसको हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे ना। तो हमारे पास जो सेंसरी न्यूरॉन है यानी हमारे जो सेंसेस ऑर्गन है, इनमें मौजूद जो न्यूरॉन्स है बेसिकली ये क्या करेंगे, सिग्नल्स को, रिसेप्टर्स को लेंगे, देन हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाएंगे यानी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाएंगे, राइट। देन उसके बाद क्या होगा, सेकेंड टाइप जो है मोटर न्यूरॉन, ये कैरी करेगी मैसेजेस को फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से वो मैसेज लिया जाएगा और इफेक्टर तक भेजा जाएगा। इफेक्टर कौन, जो कि जनरेट करवाएंगे, रिस्पॉन्स करवाएंगे, ठीक है, यानी हमारी बॉडी की रिस्पॉन्स में, एक्शन में मदद देंगे, सही। तो उस मैसेजेस को, उस पैगाम को, सिग्नल्स को स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से लेकर इफेक्टर्स तक भेजा जाएगा, जो कि भेजेगा मोटर न्यूरॉन, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन के अलावा स्टूडेंट हमारे पास है इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स बेसिकली कनेक्ट करता है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को एक साथ, ताकि जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन है उस तक और बाकी सारे नर्वस सिस्टम तक जो मैसेज है, सिग्नल है, वो इजीली भेजा जा सके, यानी स्मूथ ट्रांसमिशन कराई जा सके। तो इंटर न्यूरॉन बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के दरमियान में मौजूद न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास था न्यूरॉन्स, इसका स्ट्रक्चर और इसके टाइप्स, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, इसके अलावा एक छोटा सा और टॉपिक है, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। तो अभी मैंने रिफ्लेक्स एक्शन का नाम भी लिया था। A reflex action is an automatic or quick response to a stimulus, यानी हमारी बॉडी का, जब हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, एक्शन देती है, तो उसे ही हम रिफ्लेक्स एक्शन देते हैं, सही है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल गर्म चीज की बताई थी, अगर आपका हाथ किसी गर्म बर्तन में गर्म चीज पे पड़ता है, आप अपने हाथ को फौरन पीछे करते हो, अपनी बॉडी को सेफ करते हो, उसके बिहाइंड जो मैकेनिज्म था वो सारा हमने पढ़ा। तो ये अपनी बॉडी को पीछे करना, कोई रिस्पॉन्स दिखाना, कोई एक्शन दिखाना, इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है स्टूडेंट। रिफ्लेक्स एक्शन का शॉर्ट नोट पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, और अगर आप इंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो एमसीक्यूज बेस और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बेस आपसे पूछा जाएगा इन टॉपिक से, ठीक है स्टूडेंट। तो आपने इस तरीके से तैयारी करनी है। वो तमाम स्टूडेंट जो अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ से पूरे लेक्चर को समझ के देन क्वेश्चन आंसर जो याद करेंगे वो अपनी बुक से याद करेंगे, क्योंकि आपकी बुक में हेडिंग वाइज सारी चीजें दी गई हैं, सही है स्टूडेंट। अगर आप कोई नोट्स नहीं भी ले रहे हो तो आपकी बुक में ही हेडिंग वाइज सारे टॉपिक मौजूद है, सही है स्टूडेंट। नाउ वो तमाम स्टूडेंट जो अपने इंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, एमडी कैट की या किसी इंडिविजुअल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिर वो एमसीक्यूज बेस और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को समझेंगे इस लेक्चर को देखने के बाद, ठीक है स्टूडेंट। नाउ इसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात लिखी है रिफ्लेक्स एक्शन से रिलेटेड, रिफ्लेक्स डू नॉट रिक्वायर थिंकिंग एंड आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड, यानी सम टाइम किसी रिफ्लेक्स एक्शन को जनरेट होने के लिए ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की इंटरमीडिएट की जरूरत नहीं होती, ठीक है। कोई नॉर्मल सा कोई एक्सीडेंट हुआ है, यानी कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई चीज हुई है, तो उसके बाद जो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, आपकी बॉडी जो एक्शन जनरेट करेगी, उसमें कोई ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज फराहम करने की जरूरत नहीं थी, वो डायरेक्ट क्विक होगा। सो जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो एक क्विक रिस्पॉन्स है, फौरन देने वाला अमल है, ठीक है। जैसे हमें अचानक बहुत जोर से आवाज आती है तो हमारी बॉडी एक रिस्पॉन्स जनरेट करती है, अपने आप को बचाती है, अपने कानों को बचाती है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है, ये जो रिस्पॉन्स है, इसकी हम बात कर रहे हैं, सही है स्टूडेंट। अच्छा, अब ये चीज याद रखिएगा कि रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर अलग है। रिफ्लेक्स आर हम किसे कहते हैं, यानी जो रिस्पॉन्स जनरेट होने तक जो पाथवे है, जो रास्ता है, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर, ठीक है स्टूडेंट।
यानी कोई आपके साथ इंसिडेंट हुआ, कोई चीज हुई, आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्स जनरेट किया, तो उस चीज को होने से लेके जनरेट होने तक जो रास्ता है वो हमारे पास कहलाएगा रिफ्लेक्स आर। ठीक है स्टूडेंट, और रिफ्लेक्स एक्शन जो आप अपना रद्द अमल देंगे उस एक चीज के होने के बाद। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन शॉर्ट नोट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, और अगर आप इंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो इसके आपने क्या करना है, एमसीक्यूज करने हैं। ठीक है, सही है। नाउ स्टूडेंट, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम को समझने से पहले अगर हम बात करें नर्व इम्पल्सेस की, यानी बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं और जो नर्व इम्पल्सेस हैं वो किस तरीके से ट्रांसमिट हो रहे, ट्रांसफर हो रहे हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें नर्व इम्पल्सेस की, सो अ नर्व इम्पल्सेस इज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। नर्व इम्पल्सेस हम उन्हीं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को बोल रहे हैं स्टूडेंट जिसे बेसिकली कन्वर्ट कर रहे थे रिसेप्टर्स, यानी रिसेप्टर्स स्टिमुलस को लेके डिफरेंट चेंजेस को लेके कन्वर्ट कर रहे थे किसे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। ना इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ही हम कहते हैं नर्व इम्पल्सेस। ना अब क्या होगा, ये मूव करेंगे अलोंग द न्यूरॉन, यानी ये सिग्नल्स न्यूरॉन्स के साथ साथ मूव करेंगे। न्यूरॉन जो कि हमारे पास यूनिट है नर्वस सिस्टम की, सही। It is generated when a neuron is stimulated by a receptors or other neuron. अब ये सिग्नल्स जनरेट कब होंगे स्टूडेंट, जब हमारे पास कोई स्टिमुलस आएगा, स्टिमुलेटेड होगा जब, यानी जब कोई चेंज आएगा तभी तो नर्व इम्पल्सेस जनरेट होंगे, तभी तो वो फिर जनरेट होके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो जब तक हमारे पास कोई नर्व इम्पल्सेस यानी कोई स्टिमुलस नहीं आएगा तो नर्व इम्पल्सेस जनरेट नहीं होंगे। ठीक है, नाउ ऐसी कंडीशन जिसमें बेसिकली हमारे पास जो नर्व इम्पल्स हैं या जो न्यूरॉन्स हैं वो अपनी जगह पर ही है, यानी अभी कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का ट्रांसमिशन जो है वो शुरू नहीं हुआ, कोई चेंजेस, कोई स्टिमुलस अभी नहीं आया, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, हम क्या कहेंगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, RMP। याद रखिएगा, जब भी आपसे नर्व इम्पल्सेस का सवाल पूछा जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन में फॉर 12th बोर्ड एग्जाम, 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए बता रही हूँ कि आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है नर्व इम्पल्स का, तो नर्व इम्पल्सेस जब पूछा जाएगा तो उसमें आपको साथ में लिखा हुआ होगा कि आपने एक्सप्लेन करना है फॉलोइंग टर्म्स या एक्सप्लेन द फॉलोइंग, तो उसमें होगा हमारे पास RMP। तो ये RMP क्या है, RMP स्टैंड फॉर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जब तक कोई बेसिकली नर्व्स के पास, न्यूरॉन्स के पास कोई स्टिमुलस नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, तो जो हमारे पास सिग्नल्स हैं वो फिर ट्रेवल करना शुरू तो नहीं होंगे। तो ऐसी सिचुएशन को, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी जो मेम्ब्रेन थी वो अपनी रेस्टिंग स्टेज पर है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ तो बेसिकली इसे हम क्या कहते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का जो वोल्टेज होगा वो -70 होगा। ठीक है, अच्छा माइनस क्यों, क्योंकि हमारे पास जो मेम्ब्रेन है, कौन सी मेम्ब्रेन, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन। ठीक है, जो न्यूरॉन्स है, मैंने आपको बताया ना न्यूरॉन की भी अपनी मेम्ब्रेन है, एक्सोन की भी अपनी मेम्ब्रेन है, तो जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है उसे हम कहते हैं न्यूरोलामा। ठीक है, तो न्यूरोलामा के अंदर और बाहर, यानी उसके इंटरसेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर पे दोनों में डिफरेंट आयंस मौजूद है। ठीक है, आयंस तो आपको समझ आता है ना, सोडियम आयंस और पोटेशियम आयंस मौजूद है। अब वो सोडियम आयंस और पोटेशियम आयंस की जो कंसंट्रेशन है, जो हमारे पास सोडियम आयन है, ठीक है स्टूडेंट, और जो पोटेशियम आयन है, अब इन आयंस की जो कंसंट्रेशन है अंदर और बाहर, तो अंदर वाली कंसंट्रेशन सोडियम की बहुत ज्यादा है, बाहर वाली बहुत कम है, दोनों नेगेटिव है। लेकिन जब नेगेटिव हमारे पास आयंस बहुत ज्यादा होते हैं तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होते हैं, राइट। तो इस तरीके से जब पॉजिटिव बहुत ज्यादा होते हैं तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट होते हैं। अब जब सोडियम आयंस की तादाद बढ़ेगी तो ये नेगेटिव चार्ज बनाएंगे। ठीक है, तो इंट्रासेल्युलर हमारे पास जो है वो नेगेटिव है, इसलिए हमने यहाँ -70 लिखा है, सही। इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर में जो आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन है उसी के हिसाब से नर्व इम्पल्सेस जनरेट होंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पर जैसे हमने डिस्कस किया कि स्टिमुलेटेड जब होगा तभी ट्रेवल करेंगे सिग्नल्स, जब तक कोई स्टिमुलस, जब तक कोई चेंज नहीं आएगा
उस न्यूरॉन्स के प्लाज्मा में, उस हमारे पास जो मेम्ब्रेन है उसमें, उस न्यूरॉन के जो प्लाज्मा है, मेम्ब्रेन है, उसमें जब तक कोई चेंज नहीं आएगा तो सिग्नल्स ट्रेवल नहीं करेंगे। तो वो कंडीशन, वो स्टेट हमारे पास हो गई रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल RMP, राइट, और वो है -70। नाउ अब जैसे कोई स्टिमुलस आएगा, मेम्ब्रेन में कोई चेंजेस आएगा, नाउ रिसेप्टर्स जैसे उस स्टिमुलस को लाएंगे, देन फिर कन्वर्ट करेंगे किसमें, उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। तो जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल रेस्ट में थी, अब वो एक्शन में आ जाएगी, ठीक है, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो जाएगा, सही। नाउ AMP यानी एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी कि जब जैसे ही हमारे पास वो क्या करेगी, एक्शन में आएगी, नर्व इम्पल्सेस ट्रेवल करना शुरू हो जाएंगे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगी, अपने वोल्टेज को भी बढ़ाएगी। तो उसके पीछे भी प्रोसीजर है। क्या प्रोसीजर है कि हमारे पास जो मेम्ब्रेन है, न्यूरोलामा मेम्ब्रेन, इस न्यूरोलामा मेम्ब्रेन में बेसिकली क्या है, एक प्रेशर पंप है। प्रेशर पंप जो है, सोडियम पोटेशियम पंप, ये क्या करेगा, कंट्रीब्यूशन को, किसकी कंट्रीब्यूशन को, बेसिकली ये कंट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस जो कि सोडियम और पोटेशियम है, उसको बैलेंस करेगा। सोडियम को एक स्पेसिफिक अमाउंट में अंदर भेजेगा, पोटेशियम को बाहर निकालेगा, ठीक है, इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर से, राइट। तो बेसिकली हमारे पास उस न्यूरॉन के, जो न्यूरॉन का प्लाज्मा था, मेम्ब्रेन था न्यूरोलामा, उसमें बेसिकली क्या मौजूद है स्टूडेंट, एक पोटेशियम और सोडियम पंप है, इसके साथ ही कुछ लीकेज चैनल है। तो वो बेसिकली क्या करेंगे, सिग्नल्स के हिसाब से खुलेंगे, बंद होंगे, और इस तरह जो आयंस की कंसंट्रेशन है उसमें फर्क आएगा। समटाइम पॉजिटिव था, नेगेटिव। तो बेसिकली जब नेगेटिव पोलर, हमारे पास नेगेटिव आयंस होते हैं तो हम उसे पोलराइज्ड कहते हैं, राइट। तो वो जो पोलराइज था वो बेसिकली क्या होगा, डीपोलराइज होगा, एक जगह पर वो हाइपर पोलराइज भी होगा। नाउ जब प्रेशर वोल्टेज हाइपर पोलराइज होगा, यानी बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, तो वो -90 पे जा सकता है, ठीक है, अमूमन वो -90 पे चला जाता है। तो जब रेस्टिंग पे होगा -55, -70, हाइपर पोलराइजेशन होगी तो -90, और डीपोलराइजेशन यानी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा जब, तो वो बेसिकली -30, -55, डीपोलराइज होगा -30, -55 पे, राइट। तो ये हमारे पास वोल्टेज है, किसकी वोल्टेज है, ये नर्व इम्पल्सेस की ट्रेवल्स को बता रहे हैं। यानी है कि हमारे पास जब स्टिमुलस आएगा तो एक्शन पोटेंशियल होगा, समटाइम वो हाइपर भी हो जाता है, यानी जब तक सोडियम का लीकेज चैनल का गेट ओपन रहता है, बहुत ज्यादा सोडियम ट्रांसफर हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, तो क्या होता है स्टूडेंट, वो हाइपर पोलराइजेशन बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, -90 पे चला जाता है, राइट। देन उसको अगेन रीपोलराइज किया जाएगा। रीपोलराइज किस तरह किया जाएगा स्टूडेंट, उसके गेट को बंद करके हम पोटेशियम के लीकेज गेट को खोलेंगे, फिर वो रीपोलराइज्ड होगा, अगेन नेगेटिव होगा, -70, मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे वापस आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये पूरा हमारे पास जो प्रोसेस है, ये तरीका है, ये कहलाता है नर्व इम्पल्सेस, यानी उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, उन नर्व इम्पल्स को ट्रेवल करवाना, ट्रांसमिट करवाना एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके पीछे जो तरीकेकार होता है वो ये वाला होता है। वोल्टेज आपने याद रखनी है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कितना वोल्टेज है, ठीक है। इसके अलावा एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कितना है, ये आपको एमसीक्यूज में हेल्प करेगा, बोर्ड एग्जाम के लिए भी, एंट्री लेवल के लिए भी, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट हम बात करें साइनेप्स की, नर्व इम्पल्सेस के साथ ही अटैच है साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है, अ साइनेप इज अ स्मॉल गैप बिटवीन टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के दरमियान एक गैप है, उसी को हम साइनेप्स कह रहे हैं, जहां पर वेयर नर्व इम्पल्सेस आर ट्रांसमिट, जहां पर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होगा बाय यूजिंग केमिकल। अब यहाँ पर एक केमिकल का इस्तेमाल होगा, उस केमिकल को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो केमिकल है स्टूडेंट, ये मदद देगा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो ट्रांसमिशन है सिग्नल्स की, उसे करने में, ठीक है, ट्रांसफर करने में, राइट। इसके अलावा स्टूडेंट ये जो न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नल्स है, बेसिकली केमिकल है, ये केमिकल मौजूद कहाँ पर होते हैं, तो ये न्यूरॉन के एक वेसिकल्स में मौजूद होते हैं, ठीक है, और ये बेसिकली इस साइनेप्स में मदद देते हैं। अब साइनेप का स्ट्रक्चर समझो, इस तरीके से हमारे पास स्टूडेंट साइनेप का स्ट्रक्चर है, राइट, ये हमारे पास है साइनेप का स्ट्रक्चर। अब दरमियान में जो गैप है, ये हमारे पास गैप बेसिकली जो है ये मदद देगा
किसको फराहम करने में, इस नर्व इम्पल्सेस को फराहम करने में। तो गैप से पहले वाला जो हिस्सा है, पार्ट है इसका, जहां पर सिग्नल्स आ रहे हैं, यानी जहां से सिग्नल आ रहे हैं, वो हमारे पास कहलाता है प्री साइनेप्टिक, ठीक है। और वो वाला हिस्सा जहां से सिग्नल्स जाएंगे, ट्रांसमिट होंगे, वो हिस्सा कहलाता है पोस्ट साइनेप्टिक, ठीक है स्टूडेंट। तो ये चीजें आपने थोड़ी बहुत याद रखनी है एमसीक्यूज के लिए, राइट। तो यहाँ पर साइनेप्स जो है वो मदद देंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स के जरिए सिग्नल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में भेजने के लिए, ठीक है स्टूडेंट। नाउ अगर हम थोड़ा सा न्यूरोट्रांसमीटर्स को समझें, सो द क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है स्टूडेंट? केमिकल्स हैं जो कि मदद दे रहे हैं ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स में और साइनेप्स में, साइनेप्स को ट्रांसफर करने में, सिग्नल को ट्रांसफर करने में, राइट। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स की कुछ क्लासिफिकेशन है। न्यूरोट्रांसमीटर्स आर क्लासिफाइड इनटू एक्सक्रीटरी न्यूरोट्रांसमीटर एंड इनहैबिटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, राइट। एक्सक्रीटरी न्यूरोट्रांसमीटर ये स्पीड अप करते हैं, यानी हाइपर पोलराइजेशन की बात हो रही है, ये स्पीड अप करते हैं नर्व इम्पल्सेस को, ठीक है। एग्जाम्पल लिखी है डोपामीन, सही है स्टूडेंट। तो ये क्या करते हैं, बेसिकली स्पीड अप करेंगे, हाइपर पोलराइजेशन पे लेके जाएंगे। और जो हमारे पास इनहैबिटेटरी है, ये क्या करेंगे, स्लो डाउन करेंगे नर्व इम्पल्स को, यानी डीपोलराइजेशन, ये स्लो करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हमने समझा कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, राइट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे हम CNS और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसे हम PNS कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, यानी हमारा जो दिमाग है और हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो इसमें वो तमाम नर्व्स आते हैं जो कि कनेक्ट होते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ, हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं। सो द स्पाइनल कॉर्ड जो है ना स्टूडेंट, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट करेगा, ठीक है। यानी ब्रेन से, ये हमारा लेट्स सपोज ब्रेन है, ठीक है, एक ब्रेन मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की, राइट। अब ये हमारे पास जो ब्रेन है ना, इस ब्रेन से यहाँ पर ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, पूरी बॉडी के नर्वस सिस्टम में उस मैसेज को फरहाम करेगा। तो बेसिकली ये कनेक्ट करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, राइट, स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड से ही फिर जो सिग्नल्स हैं, इम्पल्सेस हैं, वो गुजर के जा रहे हैं, ठीक है। नाउ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है बेसिकली, यहाँ पर हमारे पास फर्दर दो चीजें हैं, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम यानी वो हिस्सा जो कि वॉलेंटरी एक्शन में है। वॉलेंटरी एक्शन से मुराद यानी हमारे इख्तियार में है कि हम उसे अपने हिसाब से मूवमेंट करवा सकते हैं, ट्रांसमिट करवा सकते हैं, जैसे सेंसरी ऑर्गन, सेंसस ऑर्गन। तो सेंसस ऑर्गन का जो हिस्सा है वो हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आता है, पेरिफेरल के अंदर, राइट। और हमारे पास जो बेसिकली ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो इनवॉलेंटरी एक्शन है, यानी कि हमारे इख्तियार में नहीं है। जैसे हार्ट बीट का बढ़ जाना, बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाता है हार्ट बीट, सही है। इसके अलावा बहुत स्पीड से ब्रीथिंग होना, सांस लेने का अमल, ये हमारे इख्तियार में नहीं है, तो ये आ जाता है इंटरनल ऑर्गन्स में। अब अगर हम खुद जोर जोर से सांस लें या तो वो इतना ज्यादा चेंज नहीं करेगा हमारी बॉडी के मैकेनिज्म में, फर्क नहीं डालेगा। समटाइम्स कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं, कुछ मूवमेंट ऐसी होती है, कुछ हमारे पास जो है ना वो इंसिडेंट ऐसे होते हैं जिससे हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारा ब्रीथिंग लेवल बढ़ जाता है, तो ये हमारे इनवॉलेंटरी कंट्रोल में आता है, जो कि बेसिकली इंटरनल ऑर्गन्स कर रहे होते हैं। तो ये पेरिफेरल का कौन सा हिस्सा है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम जिसमें वॉलेंटरी एक्शन हो रहे होते हैं, हम अपने हिसाब से तेज चल लेना चाहें तेज चलें, हल्का चलना चाहें हल्का चलें, हमारी बॉडी अगर गर्म महसूस करिए हमारे इख्तियार में, हम हटाएं या ना हटाएं, ठीक है। तो ये सेंसस ऑर्गन वाला पार्ट है जो कि वॉलेंटरी कंट्रोल के अंदर है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी जो जो हमने समझा। हम डिस्कस कर रहे थे नर्व इम्पल्सिस को। सो द नर्व इम्पल्सिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही है, यानी वो चेंजेस, वो स्टिमुलस जिसे बेसिकली रिसेप्टर्स कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, उसी को हम नर्व इम्पल्स कह रहे हैं। नाउ ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो कि बाहर से आने वाले स्टिमुलस हैं, अब इनको बॉडी तक तो भेजना है ना, तो ये बेसिकली किस तरह ट्रैवल करेंगे, ये ट्रैवल करेंगे उन्हीं न्यूरॉन्स की मदद से। और न्यूरॉन क्या था,
बेसिक यूनिट था नर्वस सिस्टम का, राइट। ना न्यूरॉन का डिफरेंट स्ट्रक्चर है बॉडी का, उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, वही मदद करेंगे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल्स को पहुंचाने में, पैगाम की रसाई में, राइट। इसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली न्यूरॉन्स का हिस्सा है, यानी हमारे पास जो इम्पल्सेस है, नर्व इम्पल्सेस है, न्यूरॉन्स है, उन्हीं के स्ट्रक्चर में केमिकल है न्यूरोट्रांसमीटर। ये मजीद स्मूथ करेगा अपने ट्रांसमिशन को, यानी जो नर्वस सिस्टम नर्वस इम्पल्सेस और सिग्नल्स ट्रेवल करें ना, उन्हें स्मूथ करता जाएगा, राइट। नाउ स्टूडेंट इसमें हमारे पास दो टाइप है, एक स्पीड अप करेगी, एक स्लो करेगी, यानी हाइपर पोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन, राइट स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ पर डिफरेंट वोल्टेज है, नर्व इम्पल्सेस को ट्रैवल कराने के लिए डिफरेंट वोल्टेज है, सही है। वो कंडीशन, वो स्टेट जहां पर हमारे पास हमारा न्यूरोलामा यानी जो हमारा न्यूरॉन का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जब वो कोई एक्शन में नहीं आएगा, यानी जब तक कोई स्टिमुलस कोई चेंज नहीं आएगा तो वो भी एक्शन में नहीं आएगा, उस स्टेज को हम कहेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और वो स्टेज जिसमें जब वो एक्शन में आ जाएगा, यानी स्टिमुलेटेड के बाद, स्टिमुली आने के बाद, तो फिर वो हमारे पास जो टाइम कहलाएगा, स्टेट कहलाएगी, वो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पर एक और चीज, एक जब स्टिमुलस ट्रैवल हो जाएगा, यानी एक सिग्नल्स जब ट्रैवल हो जाएगा, तो दूसरे स्टिमुलस के आने के लिए दरमियान में छोटा सा ब्रेक लेंगे न्यूरॉन्स, और जितने भी हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह है, ये इम्पल्सेस दूसरे स्टिमुलस के आने से पहले थोड़ा सा ब्रेक लिया जाएगा। वो ब्रेक सिर्फ 2 सेकंड का होगा, ठीक है स्टूडेंट। उस ब्रेक को हम लोग रिफैक्टरी पीरियड भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास कंप्लीट जो है वो कॉन्साइज लेक्चर था नर्वस कोऑर्डिनेशन का। अब हमारे पास जस्ट कुछ डिसऑर्डर रह गए हैं, हम उसे समझते हैं। नाउ स्टूडेंट, नर्वस सिस्टम और नर्वस कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स में समटाइम कुछ डिसऑर्डर, इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेशन और डीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो वो कौन कौन सी हैं हम डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें डिसऑर्डर ऑफ द नर्वस सिस्टम की, नर्वस सिस्टम में डिसऑर्डर जो होता है वो क्या है? सो द नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर इफेक्ट ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, यानी कि जो डिसऑर्डर है, जिस तरह हमारे ब्लड डिसऑर्डर होता है, हमारी बॉडी की फंक्शनैलिटी में एबनॉर्मेलिटीज आती हैं, तो उससे रिलेटेड क्या होता है? डिसऑर्डर होता है। हमारे सेल से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। इसी तरीके से हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड भी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो वो डिसऑर्डर्स किसको इफेक्ट करेंगे? हमारे ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को और पूरे नर्वस सिस्टम, वो न्यूरॉन्स को, ठीक है। नाउ सबसे पहले अगर हम इन्फेक्शंस की बात करें, द इन्फेक्शन डिसऑर्डर ऑफ सीएनएस, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होने वाले इन्फेक्शंस के बारे में, तो ये इन्फेक्शन सबसे पहले कॉज्ड होते हैं बाय बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई, ठीक है। तो बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई की वजह से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कुछ इन्फेक्शंस हो जाते हैं, ठीक है। इन्फेक्शंस यानी कुछ इन्फ्लेमेशंस हो जाती हैं, सही है। अब उन इन्फेक्शंस में दो बहुत ज्यादा कॉमन है, जो कि अक्सर जो है वो पेशेंट को इस चीज का सामना करना पड़ता है, इस इन्फेक्शन का, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं, सही है। तो वो दो इन्फेक्शन और दो बीमारी, मसला कौन सा है? एक हमारे पास है मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस यानी इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन मेम्ब्रेन, यानी ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की मेम्ब्रेन्स में होता है, यानी मेम्ब्रेन में जख्म का होना। अब जब ब्रेन में जख्म होगा, स्पाइनल कॉर्ड में या बेसिकली उसके ब्रेन के मेम्ब्रेन के लेयर में जख्म होगा, तो नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करेगा, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो है वो न्यूरॉन की ट्रांसमिशन जो होती है, सिग्नल्स की, मैसेजेस की, जो पैगाम की जो रसाई है, उसमें प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। जब उसमें प्रॉब्लम आएगी तो हमारी बॉडी की मूवमेंट, ये सब चीजें भी क्या होंगी, फिर इफेक्ट होना शुरू हो जाएंगी, सही है। तो सिग्नल सही से जब फरहामी नहीं होगा तो फिर प्रॉपरली रिजल्ट भी हमें शो नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो मेनिंजाइटिस बेसिकली इन्फेक्शन है जो कि किसी बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई की वजह से हो सकता है। ये कहाँ पर सीधा अटैक करता है? हमारे ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की मेम्ब्रेन में, ठीक है स्टूडेंट। इसके अलावा आपने कॉमन नाम सुना होगा पोलियो का। पोलियो बेसिकली वायरस की वजह से होता है और ये कॉज करता है पैरालाइसिस, यानी पैरालाइसिस, बॉडी किस तरह हो जाती है? पैरालाइज हो जाती है, बॉडी जो है वो
माजूरी की तरफ चली जाती है। तो पोलियो में बेसिकली ये होता है। ये बेसिकली सारे हमारे नर्वस सिस्टम, ये बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है CNS, उसके डिसऑर्डर्स हैं, इन्फेक्शन है। ठीक है स्टूडेंट, तो पोलियो जो होता है बेसिकली ये वायरस की वजह से होता है। तो आपने देखा है अक्सर जो पोलियो के कतरे और इंजेक्शन जो इंजेक्ट किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, वो इसीलिए किए जाते हैं ताकि आगे जाके किसी भी बंदे को, किसी भी पर्सन को पोलियो का जो मसला है वो ना आए। ठीक है, क्योंकि पोलियो की वजह से क्या होता है, पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। अब पोलियो तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हुआ था ना, तो बेसिकली बॉडी क्यों पैरालाइज हुई? बॉडी इसलिए पैरालाइज हुई क्योंकि जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि मैसेजेस फरहम कर रहा है बॉडी को, तो जब वही बॉडी को मैसेज नहीं दे पाएगा तो बॉडी मूवमेंट कैसे करेगी? ठीक है, तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बॉडी अपने बाकी नॉर्मल फंक्शन से भी डिसेबल हो जाती है। ठीक है ना, इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है द फंक्शनल डिसऑर्डर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमने बात की थी इन्फेक्शन की। इन्फेक्शन हमेशा बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई की वजह से होगा, राइट ना। फंक्शनल डिसऑर्डर क्या है? यानी कि हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके जो फंक्शन है उसमें खराबी आना, उसमें डिसऑर्डर जो है वो होना। ये क्यों होता है? ये कॉज्ड होता है स्ट्रेस की वजह से, हाइपरटेंशन, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से, इंजरी की वजह से, जैसे एक्सीडेंट हो गया, कोई हादसा हो गया, सर में चोट लग गई, तो इंजरी की वजह से भी होता है। और जेनेटिक भी हो सकता है। जेनेटिक यानी हमारे अब्वाओ अजदाद, हमारे पेरेंट्स से भी वो बीमारी हम तक आ सकती है। अब जरूरी नहीं है जेनेटिक में हम सिर्फ बात करते हैं पेरेंट्स की, मदर और फादर की, अगर मदर को है तो बच्चे को हो सकता है, फादर को है तो बच्चे को हो सकता है, नहीं। ये बेसिकली हमारे जेनेटिकली डिसऑर्डर्स में आता है। यानी अगर आपके ददियाल में, आपके पेरेंटल में बेसिकली फादर के घर में किसी को है, आपके दादा को, आपके चाचू को, तो इस तरीके से भी उस बच्चे में आएगा। ठीक है, तो इस तरह मदर से भी आएगा। तो कुछ बीमारियां जो जेनेटिकली होती हैं तो वो इस तरीके से भी बढ़ती हैं, फैलती हैं। ठीक है, अगर वो किसी दूर के रिश्तेदार को, यानी बेसिकली आपके फादर के फादर को नहीं है, ठीक है, या आपके फादर की मदर को नहीं है, तो यानी ग्रैंड पेरेंट्स को अगर नहीं है तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन अगर आपके अपने पेरेंट्स में से आ रहा है, आपके जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स में से आ रहा है, तो बेसिकली ये क्या करता है, जो आने वाला चाइल्ड है उसके ऊपर ये आहिस्ता आहिस्ता असरात नजर आते हैं। ठीक है, इस डिसऑर्डर्स के। तो ये जेनेटिकली भी हो सकता है, इंजरी की वजह से भी हो सकता है, कोई हादसा हो गया था, सर्जिकल इशू आ गया था, एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से भी, और स्ट्रेस की वजह से भी ये डिसऑर्डर्स होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, राइट। अच्छा, अब इस डिसऑर्डर में मैंने दो कॉमन डिसऑर्डर के नाम लिखे हैं। एक है एपिलेप्सी, एपिलेप्सी यानी मिर्गी की बीमारी, मिर्गी। ठीक है, सडन सीजर ड्यू टू एबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी, ब्रेन की एक्टिविटी का नॉर्मली फंक्शनली बिहेव ना करना, तो इस वजह से क्या होते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। तो ये बीमारी है। ठीक है, ये इसे हम कहते हैं एपिलेप्सी, यानी ब्रेन का नॉर्मली फंक्शन परफॉर्म ना करना। ठीक है, इसके साथ ही हमारे पास है माइग्रेन। माइग्रेन आपने कॉमनली सुना होगा, छोटी छोटी चीजों से भी माइग्रेन होता है, यानी सीवियर हेडेक, बेतहाशा दर्द होना, आधे सर का दर्द होना, विथ नोजिया, नोजिया यानी चक्कर आना, वोमिटिंग फील होना, तो ये हमारे पास होता है माइग्रेन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये फंक्शनल डिसऑर्डर था सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। इसके अलावा डीजेनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये कॉज होता है बाय द ग्रेजुअली लॉस ऑफ नर्व्स फंक्शन, यानी अगर नर्व्स जो है, वो न्यूरॉन्स जो है, उनमें अगर जो है ना वो लूज हो रहा है, नर्व सेल्स डैमेज हो गए, ठीक है, किसी एक्सीडेंट से, चोट लगने की वजह से, स्ट्रेस की वजह से जो नर्व सेल डैमेज होंगे, तो उसका असरात बेसिकली क्या होगा कि फंक्शन में डीजेनरेटिव आएगा, फंक्शन प्रॉपरली नहीं होगा। जब नर्व्स ही सही नहीं है, न्यूरॉन्स सही नहीं है, तो वो आगे मजीद फंक्शन को कैसे करेंगे? सही है, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, वो अपनी सलाहियतों को लूज करते जाएंगे और वो डिसेबिलिटी शो होगी उनके फंक्शन में। ये हमारे पास होता है डीजेनरेटिव, यानी मजीद जेनरेटिव नहीं रहे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कुछ हमारे पास डिसऑर्डर, इन्फेक्शन, फंक्शनल डिसऑर्डर और डीजेनरेटिव डिसऑर्डर था सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। अब अगर आपके जहन में ये सवाल है कि मिस पैराफेरल का नाम यहाँ पे है नहीं, क्या पैराफेरल नर्वस सिस्टम में कोई डिसऑर्डर नहीं होता? तो अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इस तरीके की कोई भी इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन या डिसऑर्डर होगा, तो वो अल्टीमेटली पैराफेरल नर्वस सिस्टम को भी क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, क्योंकि हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड है उन्होंने कनेक्ट करके रखा है सेंट्रल को और पैराफेरल को। सही, सेंट्रल ब्रेन में ज्यादातर जो है ये इंजरीज हो जाती है। ठीक है,
आई होप स्टूडेंट की नर्वस कोऑर्डिनेशन का चैप्टर आपको कंप्लीट समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ये वीडियो, ये लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होगा जो अपने 12th बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपने इंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ इंट्री टेस्ट के लिए है। आप इसको लेक्चर को देखकर अपनी बुक से अपनी 12th बोर्ड की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड, कंप्लीट वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।